हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो में हम लोग पार्ट ए यानी कि चैप्टर पार्ट ए का है, विच मीन्स कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का जो चैप्टर 1 है, एंड ऑफ बाइपोलरिटी, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके तो इसमें हम कुछ एमसीक्यूज़ के ऊपर कुछ हम लोग हम आज का क्लास में हम लोग उसको सॉल्व करेंगे एमसीक्यूज़। तो लेट्स स्टार्ट with the first question. Okay, question number 1, what does bipolarity in international politics refer to? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, विश्व राजनीति में बाइपोलरिटी का मीनिंग क्या है? ओके, ऑप्शन ए सिस्टम विथ टू सुपर पावर्स ड्यूरिंग ग्लोबल डोमिनेटिंग ग्लोबल अफेयर्स. Option B, a system with multiple power centers that competing for global influence. Influence. C, a system with no dominant powers and a balance of power. A system where only one country holds all global power. Okay, so see, bipolarity का मीनिंग क्या होता है कि that is two pole, right? मतलब when there is a two power or existence of two super power. तो अगर एग्जिस्टेंस ऑफ टू सुपर बाइपोलरिटी का अगर मीनिंग हुआ तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? सी, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. बाइपोलरिटी इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स रेफर अ सिस्टम विथ टू सुपर पावर्स डोमिनेटिंग ग्लोबल अफेयर्स. ओके, क्वेश्चन नंबर 2, which two superpowers dominated the bipolar world during the cold war? तो वो दो सुपर पावर कौन सा है जो पूरा बाइपोलर वर्ल्ड में यूनिट ड्यूरिंग कोल्ड वॉर का टाइम में डोमिनेट किया है? मतलब तो obviously you know the correct answer is USA and USSR, which means option B is the correct answer, यूनाइटेड स्टेट्स एंड सोवियत यूनियन. अच्छा, लेट मी टेल यू वन थिंग, इसको हमेशा याद रखना, सोवियत यूनियन और यूएसएसआर सेम है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इवेंट मार्क द ऑफिशियल एंड ऑफ द कोल्ड वॉर? कौन सा इवेंट को कोल्ड वॉर का दैट कोल्ड वॉर खत्म होने का मतलब माना गया है? मतलब that is option A, the signing of the Helsinki Accords, the fall of Berlin Wall, C, the Cuban Missile Crisis and the Korean War. तो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि कौन सा इवेंट हुआ था जिसके बाद ही कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ एक्चुअली, राइट? ऑफिशियली कोल्ड वॉर ख़त्म होता है तो अब ये देखना पड़ेगा कि कोल्ड वॉर ख़त्म कब हुआ है. तो डेफिनेटली कोल्ड वॉर एंडेड इन 1991. तो बट यहाँ पर जो इवेंट हुआ है तो वो कौन सा इवेंट 1991 में हुआ? तो एक भी इवेंट यहाँ पर 1999 में नहीं हुआ, यानी कि 1989 में हुआ था, ठीक है? या फिर इसका 2 साल पहले, दैट इज the fall of Berlin Wall. It was took place in 1989. So which means the fall of Berlin Wall, if this event marked as official end of the Cold War. Okay, next question number 4. What term is used to describe the political and economic system that emerged in Eastern Europe and the Soviet Union after the Cold War? क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब, कौन सा टर्म यूज किया गया है किस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए? पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम कहाँ का? दैट एमर्ज्ड इन ईस्टर्न यूरोप एंड द सोवियत यूनियन आफ्टर कोल्ड वॉर के बाद, यानी कि 1991 के बाद. तो कौन सा टर्म को यूज़ किया गया है पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए? ऑप्शन है कैपिटलिज्म, बी सोशलिज्म, कम्युनिज्म, डेमोक्रेसी. तो एज यू नो दैट इससे पहले ईस्टर्न यूरोप या फिर सोवियत यूनियन में क्या था? सोशलिज्म था बिफोर, यानी कि ड्यूरिंग कोल्ड वॉर के टाइम में, राइट? But after Cold War, when Soviet Union disintegrated, so all states there, especially in Eastern Europe and the Soviet Union's republics, former Soviet republic, they have started following that capitalism ideology. So capitalism will be the correct answer. Okay, question number 4, option A is the correct answer. Next, which international organization was established to promote economic cooperation and development among its member countries after World War II?
कौन सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो एस्टैब्लिश हुआ था किस कोल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, किस चीज़ के लिए? टू प्रोमोट इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट एमॉन्ग इट्स मेंबर कंट्रीज। तो कौन सा होगा? ऑप्शन ए यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड यूरोपियन यूनियन। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, प्रमोशन इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन और कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट जो है ये मेनली किस चीज़ का काम है, मतलब किस चीज़ का फीचर्स है? दैट इज IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, so the International Monetary Fund international organization was established to promote economic cooperation and development among its member countries after World War II, यानी कि 1945 के बाद। Next question. Question number 6. The end of bipolarity in international politics lead to an increase in बाइपोलरिटी एंड खत्म होने के बाद किस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में किस चीज़ का मतलब एडवांस हुआ है, इंक्रीज हुआ है? नंबर ऑप्शन है प्रॉक्सी वॉर बिटवीन सुपर पावर्स। नो, प्रॉक्सी वॉर कब हुआ था? ड्यूरिंग मतलब ड्यूरिंग कोल्ड वॉर के टाइम में, राइट? तो यानी कि बाइपोलरिटी जब था उस समय में प्रॉक्सी वॉर हुआ था, ठीक है? तो ये नहीं होगा करेक्ट आंसर। बी, आर्म्स रेसेस बिटवीन सुपर पावर। नहीं, ये भी खत्म हो गया था क्योंकि एंड ऑफ द कोल्ड वॉर मीन्स एंड ऑफ द आर्म्स रेसेस बिटवीन टू सुपर पावर। एंड ऑफ द कोल्ड वॉर मीन्स प्रॉक्सी वॉर बिटवीन द सुपर पावर दैट इज एंडेड। तो सी ऑप्शन क्या है? मल्टीलिटरियल डिप्लोमेसी एंड कोऑपरेशन। तो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा? मल्टीलिटरल डिप्लोमेसी एंड कोऑपरेशन स्टार्ट हुआ है, इंक्रीज हुआ है आफ्टर द एंड ऑफ द बाइपोलरिटी इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. Which country experienced a reunification process after the end of the Cold War? कौन सा नेशन जो है, कंट्री है, वो यूनिफिकेशन प्रोसेस, जहाँ पर यूनिफिकेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हुआ था या फिर एक्सपीरियंस किया था? दैट इज ओनली जर्मनी। पता है जर्मनी क्या हो गया था? ब्रिफिकेशन हो गया था, बट जर्मनी फिर यूनाइटेड भी हो गया था, दैट इज आफ्टर 1991। तो जर्मनी इज द करेक्ट आंसर, रीयूनिफिकेशन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ सॉफ्ट पावर इन इंटरनेशनल रिलेशन रेफर्स। सॉफ्ट पावर का मतलब क्या होता है? मिलिट्री स्ट्रेंथ एंड कैपेबिलिटीज? नो, मिलिट्री स्ट्रेंथ एंड कैपेबिलिटीज क्या है? हार्ड पावर के अंदर में आता है। इकोनॉमिक सैंक्शंस एंड ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस? No, that is not a soft power, that is a structural power. Influence and attraction through cultural values and diplomacy. Yeah, this is the correct answer because ये actually ये question, this question is like it is a combined question of two chapter, that is end of bipolarity and उसका जो next chapter है, जो कि तुम लोग का chapter अभी नहीं है exactly question एग्जाम में, जो कि US hegemony। तो यूएस हेजेमनी में 3 सुपर पावर के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, जैसे सॉफ्ट मिलिट्री हार्ड पावर, दैट इज मिलिट्री पावर, यू नो, स्ट्रक्चरल पावर एंड सॉफ्ट पावर। तो सॉफ्ट पावर जो है वो क्या है? इन्फ्लुएंस होता है। सॉफ्ट पावर का मतलब इन्फ्लुएंस एंड अट्रैक्शन थ्रू कल्चर एंड वैल्यूज एंड डिप्लोमेसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट ऑर्गेनाइजेशन प्लेड a significant role in maintaining global peace and security after end of the Cold War? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है, मतलब सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है कि चीज़ के लिए? मेंटेनिंग ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी आफ्टर द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। नाटो, OPEC या नाटो तो पता है ना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, OPEC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ब्रिक्स, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका एंड एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा? दैट इज नाटो। या बिकॉज नाटो ही फॉर्म हुआ था, नाटो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था कोल्ड वॉर के बाद, राइट? क्योंकि उसके बाद नाटो ही बचा था, बाकी तो ऑलमोस्ट बाकी सब भी है, बट नाटो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए काम किया था आफ्टर कोल्ड वॉर के बाद, यानी कि 1991 के बाद। ओके, बाय द वे नाटो का फॉर्म हुआ था 1949 में। ओके, एंड किसने फॉर्म किया था? USA वाज द लीडर कंट्री, और बाकी अदर 11 मेंबर इंक्लूडिंग USA, देयर वर टोटल 12 मेंबर्स हु फॉर्म नाटो इन द ईयर ऑफ 1949। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10. What was one of the major consequences of the end of bipolarity for smaller countries in international politics? तो bipolarity end होने का मेन consequences क्या है? कौन सा consequences को माना गया है? क्या consequences है? नंबर 1, ऑप्शन A, increased dependence on superpowers for protection.
B. Reduced opportunities for economic growth and development. C. Greater autonomy and ability to pursue their own foreign policies. And D. A return to colonial rule. कौन सा करेक्ट होगा? तुम लोग ट्राई करो. क्वेश्चन क्या है? कंसिक्वेंसेस ऑफ एंड ऑफ बाइपोलरिटी. मतलब एंड ऑफ बाइपोलरिटी जो हुआ है, बाइपोलरिटी एंड होने के बाद क्या कंसिक्वेंसेस रहा, मेजर कंसिक्वेंसेस क्या था फॉर स्मॉल कंट्रीज के लिए. बाय द वे, हाँ ये देखना, बी नॉट बिग, स्मॉल कंट्रीज के लिए. तो स्मॉल कंट्रीज के लिए क्या था? इंक्रीज डिपेंडेंस ऑन सुपर पावर्स फॉर व्हाट इज, नो दिस इज नॉट ट्रू. देन रिड्यूस अपॉर्चुनिटी फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. नो, ये रिड्यूस कहाँ हुआ था? ये तो ग्रो हुआ था ना. तो आंसर क्या होगा? मेजर कॉन्सिक्वेंस क्या था? ग्रेटर ऑटोनॉमी एंड एबिलिटी टू परस्यू देयर ओन फॉरेन पॉलिसीज. फॉरेन पॉलिसी में ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया था बाइपोलरिटी एंड होने के बाद. ठीक है, हर कंट्री जो है फॉरेन पॉलिसी बनाने में ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया. तो दिस इज द मेन कॉन्सिक्वेंसेस. क्वेश्चन नंबर 11. विच वॉज द फर्स्ट सोवियत रिपब्लिक टू डिक्लेयर इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम सोवियत रशिया? सोवियत यूनियन या फिर सोवियत रशिया से कौन सा स्टेट सबसे पहले इंडिपेंडेंट हुआ था? पता है तुम लोगों को? क्या होगा आंसर? लिथुआनिया. ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी वाज फाउंडेड बाय. कौन होगा आंसर? क्या होगा? कौन होगा? हु वाज द पर्सन हु वाज बाय whom the Bolshevik party was founded? Vladimir I. Lenin, A. B. Stalin, C. Nikita Khrushchev, and Leonid that Brezhnev. कौन होगा? तो ये सब तुम लोगों को पता ही है, मैंने ये ऑलरेडी चैप्टर में एक्सप्लेन किया था. बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी को किसने फाउंड किया है? दैट इज ऑप्शन ए, व्लादिमीर लेनिन. ओके, नेक्स्ट. Okay, question number 13. Okay, the most severe conflict took place in Balkan republics. कौन सा बल्कन रिपब्लिक्स में सबसे ज़्यादा conflict हुआ था? मतलब तो बुल्गारिया, दैट ग्रीस, यूगोस्लाविया, देन दैट मैकेडोनिया. तो देखो, पहले तो ये पता होना है कि कौन सा बाल्टिक स्टेट है, राइट? तो तो करेक्ट एक्चुअली बाल्टिक स्टेट ऑलमोस्ट सभी है, बट मेनली कहाँ पर हुआ था? यूगोस्लाविया में हुआ था. ओके, सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. द बर्लिन वॉल फॉल इन. कौन सा ईयर में बर्लिन वॉल टूट गया, फॉल हुआ? दैट इज ऑप्शन, देखो यार, दोनों ईयर सेम है. ऑप्शन है नवंबर 1989, दिसंबर 1989. बाकी ऑप्शन में तो हम जाएंगे नहीं, क्योंकि 1990 में नहीं हुआ था, 89 में हुआ था, राइट? तो फिर करेक्ट आंसर क्या होगा? नवंबर में हुआ था. यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, नवंबर. सॉरी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, नवंबर में हुआ था. नवंबर. ओके, नवंबर 1989. क्वेश्चन नंबर 15. व्हेन did the Soviet Union collapse? सोवियत यूनियन कब collapsed हुई, यानी कि सोवियत यूनियन कब डिसइंटीग्रेशन हुआ? ऑप्शन का जरूरत ही नहीं है, आंसर बोल दो डायरेक्ट. 1991. सी इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, क्वेश्चन नंबर 16. द कंट्री दैट गेव द एड एंड टेक्निकल असिस्टेंस फॉर स्टील प्लांट्स इन इंडिया इज. कौन सा कंट्री जो है वो इंडिया को स्टील प्लांट में सबसे ज़्यादा टेक्निकल असिस्टेंस मतलब हेल्प किया है टेक्निकली? दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स, यूएसएसआर, रशिया, जापान. कौन सा होगा? प्लीज़ जल्दी बताओ. बाय द वे, इंडिया को दिया है ना, तो ड्यूरिंग कोल्ड वॉर का टाइम में ही होगा. क्वेश्चन यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन ऑल्सो, कि कौन सा टाइम के बारे में ये बोला जा रहा है मतलब. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज बी. ओके, 16 का बी इज द करेक्ट आंसर. रशिया, सॉरी, यूएसएसआर ने ही टेक्निकली असिस्टेंस हेल्प, मतलब गेव एड एंड टेक्निकल असिस्टेंस फॉर स्टील प्लांट्स इन इंडिया. Okay, next question 17. The USSR came into being after the socialist revolution in Russia in the year. कौन से ईयर में USSR जो है that फॉर्म हुआ है रशिया में? रशिया के अंदर में फॉर्म हुआ था USSR. तो पता ही है USSR का फॉर्म हुआ है. USSR का फुल फॉर्म क्या था? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, एंड इट वॉज फॉर्म इन द ईयर ऑफ 1917. और किसके द्वारा? Vladimir I. Lenin, after the Bolshevik Revolution, right? Okay, or Russian Revolution in the year of 1917. Question number 17, C is the correct answer. Next, question number 18. Russian Revolution in 1917 was led by कौन? अब भी just बोला है, कौन होगा आंसर? Vladimir I. Lenin. Okay, D is the correct answer. Question number 19. The that Chinese are कौन था? ये जो चाइनीज जो ग्रुप था, मतलब
तो ये कौन सा ग्रुप था, मतलब देवर बुद्धिस्ट ग्रुप, क्रिश्चियन एथनिक ग्रुप, ज्यूइश एथनिक ग्रुप और मुस्लिम एथनिक ग्रुप? देवर मुस्लिम एथनिक ग्रुप, तो डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, सोवियत यूनियन इन्वेडेड अफगानिस्तान इन द ईयर ऑफ, कौन सा ईयर में हुआ था सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में कब अटैक किया था? आंसर डायरेक्ट बोलो, ये ऑलरेडी चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। करेक्ट ऑप्शन ई सी 1979। ओके, तो जिसका आंसर तुम लोगों को डायरेक्ट पता है, डोंट गो फॉर ऑप्शन डायरेक्ट, मतलब गो फॉर ऑप्शन मतलब बाकी अदर ऑप्शन देखने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर के हिसाब से ऑप्शन ढूंढो कि हाँ 1979 इज द करेक्ट आंसर। नाउ यू हैव टू चूज कि वहां पर 1979 है कि नहीं। ओके, तो ये सी में जो है, सी ऑप्शन 1979 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन 1985? याद रखना 1985 में, राइट, 1985 में सोवियत यूनियन का कम्युनिस्ट पार्टी का जनरल सेक्रेटरी कौन बना? तो फिर क्या होगा आंसर? पता ही है, ये भी हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था। आंसर क्या होगा बोलो? ऑप्शन ए जोसेफ स्टालिन, बी निकिता क्रुश्चेव, सी मिखाइल गोर्बाचेव एंड डी इज व्लादिमीर लेनिन। बहुत स्टूडेंट वी आई लेनिन ही बोलेगा, बट नो, वी आई लेनिन वॉज द फाउंडर, दैट इज ट्रू। ओके, बट इन 1985 who became the secretary of Soviet Communist Party of Soviet Union, CPSU? The correct answer is Mikhail Gorbachev. Option C is the correct answer. Next, question number 22. Which country in Central Asia witnessed a civil war that went on for 10 years? कौन सा एशियन, सेंट्रल एशियन जो कंट्री में जो सिविल वॉर हुआ था 10 साल तक, ठीक है, और वो क्या करेक्ट आंसर क्या है? तजिकिस्तान। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, द कंट्री दैट गेव एड एंड टेक्निकल असिस्टेंस फॉर स्टील प्लांट्स इन इंडिया। अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, आंसर क्या होगा? हम लोगों ने अभी जस्ट डिस्कस किया, दैट इज यूएसएसआर। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 बी। नेक्स्ट 24, out of the Central Asian republics and East European republics of the Soviet Union, which one had great nationalist unrest? तो Central Asian Republic, see, first of all, you have to understand that Central Asian republics and the Eastern European republics both the countries were the part of सोवियत यूनियन, राइट। अब ये दोनों जो रिपब्लिक्स है, मतलब यानी कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक एंड ईस्टर्न यूरोपियन रिपब्लिक जो है, इसमें सबसे कौन सा कहाँ पर, मतलब सबसे ज़्यादा नेशनलिस्ट अनरेस्ट हुआ है, मतलब नेशनलिस्ट जहाँ पर ज़्यादा था, मतलब तो आंसर क्या होगा? सबसे ज़्यादा ईस्ट में हुआ। ओके, ईस्ट यूरोपियन रिपब्लिक्स में, दैट इज डी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, बाय द वे, तुम लोग को सेंट्रल एशियन रिपब्लिक एंड ईस्टर्न यूरोपियन रिपब्लिक समझ में आया? यानी कि सोवियत यूनियन में कितना स्टेट था? 15 स्टेट। उसी 15 स्टेट जो था, कुछ स्टेट सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से था, जैसे कि हमारा तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, इस तरीके से 5 स्टेट था, राइट, और कुछ स्टेट ईस्ट यूरोपियन स्टेट था, मतलब ओके, तो वही दोनों अलग अलग जो रिपब्लिक जो था, मतलब एरिया का, कंटिनेंट का, मतलब ईस्टर्न एंड एशियन, तो उन दोनों में से कहाँ पर सबसे ज़्यादा नेशनल अनरेस्ट दिखाया गया, मतलब हुआ था, मतलब तो सबसे ज़्यादा, तो दैट इज ईस्ट यूरोपियन रिपब्लिक्स में, ठीक है, मतलब इंडिपेंडेंट को लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, हु इंट्रोड्यूस्ड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म पॉलिसीज ऑफ पेरिस्ट्रोइका व्हिच मींस रिस्ट्रक्चरिंग एंड ग्लासनोस्ट व्हिच मींस ओपननेस? किसने किया था? सबको पता है तुम लोगों को, मिखाइल गोर्बाचेव, एम गोर्बाचेव दिया हुआ है शॉर्ट फॉर्म में, देखो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एंड कौन सा ईयर में हुआ था? 1985 में। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पर बोलूँगा तुम लोगों को, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक मैंने इस क्वेश्चन में ये वाला जो पीपीटी है, इसमें मैंने यहाँ पर मैंने अलग से क्वेश्चन नहीं बनाया है फॉर पेरिस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट के लिए, तो यहाँ पर ही तुम लोग समझ लो। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, व्हाट डज पेरिस्ट्रोइका मीन्स? ओके, तो फिर ऑप्शन में रहेगा रिस्ट्रक्चरिंग, या फिर और भी 3 ऑप्शन रहेगा, तो रिस्ट्रक्चरिंग इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से तुम लोग यहाँ पर ही देख लो, पेरिस्ट्रोइका का मीनिंग क्या होता है? रिस्ट्रक्चरिंग होता है, और ग्लासनोस्ट का मतलब ओपननेस। अच्छा, अब ये भी जान लो पेरिस्ट्रोइका किस तरीके का रिफॉर्मेटिव पॉलिसीज था। पेरिस्ट्रोइका जो है वो था इकोनॉमिक रिफॉर्मेटिव पॉलिसी, इकोनॉमिक एंड सोशल, और ओपननेस जो था वो पॉलिटिकल रिफॉर्म था, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड लिथुआनिया विटनेस द स्टार्ट ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट? लिथुआनिया में कब इंडिपेंडेंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था?
ओके 1988, 1989, 1991, 1985। ओके आई थिंक मैंने ये नहीं बोला था मे बी जब हम लोग चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, तो फिर भी आइडिया करो क्या हो सकता है लिथुआनिया में। देखो 85 तो होगा ही नहीं, क्योंकि इतना पहले तो नहीं हुआ था ना, राइट, इंडिपेंडेंट। 89 भी नहीं, क्योंकि मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था इंडिपेंडेंट के लिए, तो मूवमेंट हुआ स्टार्टेड इन 1988। ओके, ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 का। 27 का, विच आइडियल्स इंस्पायर्ड द रशियन रिवॉल्यूशन इन 1917। 1917 में कौन सा आइडिया जो है रशियन रिवॉल्यूशन को इंस्पायर किया था, कौन सा आइडियल्स? आंसर क्या होगा? सोशलिज्म, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ दिस, एंड कैपिटलिज्म। तो या ए ही होगा, सोशलिज्म। बाकी बोथ ए एंड बी, मतलब बी तो है ही नहीं, मतलब तो दैट इज ओनली ए। सोशलिज्म आइडियलिज्म के ऊपर ही बेस था हमारा रशियन रिवॉल्यूशन, या फिर रशियन रिवॉल्यूशन को बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है सोशलिज्म ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। Which two republics in Russia have a violent successionist movements? कौन सा रशियन का दो रिपब्लिक में सबसे ज़्यादा वायलेंट सक्सेशनिस्ट मूवमेंट हुआ था? ठीक है, तो सक्सेशनिस्ट मूवमेंट का मतलब सेपरेशन मूवमेंट, मतलब सेपरेट होने के लिए उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया था। तो इसका आंसर तुम लोगों को पता ही है, क्या होगा? सेनिया एंड दगेस्तान। तो डी इज द करेक्ट आंसर। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था, राइट? याद है तुम लोगों को? पोस्ट कम्युनिस्ट जो सोवियत रिपब्लिक में जो भी कन्फ्लिक्ट हुआ था, टेंशन एंड कन्फ्लिक्ट, तो उसमें अभी भी है, तुम लोग देख लेना नारायण चंद्र मजुमदार का बुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। व्हाट डज द एक्रोनियम CI स्टैंड फॉर? पता ही है CI का फुल फॉर्म क्या है? कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। तो डी इज द करेक्ट आंसर, सी। डी ऑप्शन में दिया हुआ है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। क्वेश्चन नंबर 30। ऑन 25 दिसंबर 1991 देश रिजाइन एज द प्रेसिडेंट ऑफ सोवियत यूनियन। कौन था? कौन कौन सा प्रेसिडेंट जो है सोवियत यूनियन का, जिन्होंने 1991 25 दिसंबर में रिजाइन दिया है, मतलब इस्तीफा दिया है? तो आंसर क्या होगा पता है तुम लोग को? मिखाइल गोर्बाचेव, एम गोर्बाचेव। ओके, कभी कभी एम या फिर मिखाइल भी आता है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31। व्हेन वाज द यूएसएसआर फॉर्म इन रशिया? रशिया में यूएसएसआर कब फॉर्म हुआ था? आंसर क्या होगा? ऑप्शन है 1916, ऑप्शन बी 1915, ऑप्शन सी 1917, ऑप्शन डी 1918। तो आंसर क्या होगा? 1917, सबको पता है, राइट? क्वेश्चन नंबर 32। हु हैज बीन क्रेडिटेड विथ सोवियत विक्ट्री इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर? सोवियत मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में कौन सोवियत यूनियन में कौन सा प्रेसिडेंट को सबसे ज़्यादा क्रेडिट दिया गया था, मतलब वॉर में, मतलब वॉर में उनका कंट्रीब्यूशन या फिर क्रेडिट सबसे ज़्यादा था? कौन होगा? एनी आइडिया? आइडिया करो। बाय द वे ये थोड़ा डीप क्वेश्चन है, यू कैन गैस, गैस करो क्या हो सकता है। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते पहले। निकिता क्रुश्चेव तो होगा नहीं, क्योंकि निकिता क्रुश्चेव भी प्रेसिडेंट था, बट ड्यूरिंग 1960s के टाइम में था, राइट? तो डेफिनेटली हम लोगों को ये फाइंड आउट करना है कि 40 जी तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यानी कि बिफोर 45। तो बिफोर 45 कौन था? बिफोर 45 था हमारा जय स्टेलिन। ओके, जय स्टेलिन होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 32 का ऑप्शन ए, J. Stalin was the president who has been credited with the Soviet victory in Second World War. Next 33. Which of the following is not one of the three major republics of the USSR which first declared the Soviet Union was disbanded? क्वेश्चन को समझो पहले। कौन सा मतलब नीचे में कौन सा जो तीन रिपब्लिक, सोवियत यूनियन का कौन सा तीन रिपब्लिक है, यानी कि जो स्टेट था सोवियत यूनियन के अंदर में कौन सा तीन स्टेट है विच फर्स्ट डिक्लेयर्ड दैट द सोवियत यूनियन वाज डिसबैंड? नॉट बोला है ना, कौन सा थ्री? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन, मतलब नीचे में से, नीचे चारों में से सॉरी एक मिनट, क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ थ्री?
हाँ, कौन सा नहीं है, ओके, जो सोवियत यूनियन से मतलब इंडिपेंडेंट हुआ। तो देखो, अरे दैट इज छेनिया, छेनिया नहीं होगा ना। बाकी रशिया, यूक्रेन, बेलारूस एक ही साथ में इंडिपेंडेंट हुआ था फर्स्ट, राइट। तो हमारा ऑप्शन है इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट काइंड ऑफ एन अलायंस वाज द वार्सो पैक्ट? वार्सो पैक्ट जो कि 1955 में फॉर्म हुआ था, जो सोवियत यूनियन एंड इट्स जितना भी फॉलोअर्स है, जितना भी कंट्री है उनके द्वारा फॉर्म हुआ था। ये वार्सो पैक्ट कब, ये किस तरीके का वार्सो पैक्ट, किस तरीके का अलायंस था? इट वाज ए अलायंस, बट व्हाट काइंड ऑफ अलायंस इट वाज? इट वाज इकोनॉमिक अलायंस, मिलिट्री अलायंस और पॉलिटिकल अलायंस और बोथ? सी एन डी, सी एन डी मतलब इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो क्या होगा, आइडिया करो। देखो, ये एक ये पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अलायंस है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ओके। यानी sorry, not economic, military and political alliance, C and D, military and political, okay। तो B is the correct answer, मतलब both already बोल दिया गया ना। Next question, which country in Central Asia witnessed a civil war that went on for 10 years? तो again repeated question, answer is Tajikistan, B। 36, in which year CIS was formed? कौन से ईयर में फॉर्म हुआ था, पता ही है CIS? Obviously, CIS was formed after the disintegration of the Soviet Union, which means 1991. So 1991 is the correct answer. Question number 37. Who was the first elected president of Russia? Russia का first elected president कौन था? रशिया कब इंडिपेंडेंट हुआ? 1991 में, राइट। तो फिर 1991 में रशिया जब इंडिपेंडेंट हो गया था, उसका पहला प्रेसिडेंट कौन बना? तो प्रेसिडेंट कौन था? निकिता क्रुश्चेव? नो, निकिता क्रुश्चेव यूएसएसआर का था। मिखाइल गोर्बाचेव, ये भी यूएसएसआर का था। दैट लियोनिड ब्रेजनेव, ये भी यूएसएसआर का था। तो बी एल्स्टीन, यानी कि बोरिस एल्स्टीन वाज द, ये भी सेक्रेटरी था, मतलब वो लीडर, ही वाज आल्सो ए लीडर फ्रॉम यूएसएसआर, बट बिकेम द फर्स्ट president, elected president of Russia, okay। तो D is the correct answer 37 का। Question number 38, which one of the following can be said about the Chinese? Chinese क्या है, ऑलरेडी मैंने बोला ही है, ऑप्शन 38 का मुस्लिम एथनिक ग्रुप ना, तो C is the correct answer। Question number 39, who proposed Asian collective security system? किसने, कौन है? ऑप्शन 39 का करेक्ट आंसर क्या होगा, गेस करो। दैट इज डी, लियोनिड ब्रेजनेव जो है, उन्होंने ही एशियन कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम जो है उन्होंने ये प्रपोज किया था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है, आज का वीडियो एक ही वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर देंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 40, डैश डैश हैड द हेल सोशलिस्ट ब्लॉक टुगेदर? कौन? नॉन ऑफ दिस, आई मीन दैट नाटो ने, नाटो नहीं, नाटो तो होगा ही नहीं ना, सोशलिस्ट ब्लॉक में नाटो को थोड़ी ना था। नाटो कौन सा था? कैपिटलिस्ट ब्लॉक के अंदर में था, राइट। यूएनओ, नो, यूएनओ वाज आल्सो अंडर द कैपिटलिस्ट ब्लॉक। दैट इज वार्सो पैक्ट, डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, द इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप वाज साइन? कौन सा ईयर में हुआ था? ये हम लोगों ने पढ़ा था, राइट, इंडो एशिया रिलेशन में। तो ये 1971 करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर, ओके। इन 1971 द इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप वाज साइन। क्वेश्चन नंबर 42, विच स्टेट इज द सक्सेसर ऑफ सोवियत यूनियन और यूएसएसआर? कौन सा स्टेट को यूएसएसआर और सोवियत यूनियन का सक्सेसर माना गया? यानी कि सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेशन होने के बाद कौन सा स्टेट जो से मतलब मेनली उसका लिगेसी को मेंटेन किया है, मतलब तो क्या होगा? लिथुआनिया, यूक्रेन? नो, लिथुआनिया तो इंडिपेंडेंट जरूर हुआ, बट वो भी बाल्टिक स्टेट के अंदर आ गया। यूक्रेन? नो, ये इंडिपेंडेंट स्टेट बना। जॉर्जिया? नो। डी, रशियन फेडरेशन मेन आंसर होगा, ठीक है। रशियन फेडरेशन जो स्टेट है, या फिर रशिया इज द स्टेट दैट इज सक्सेसर ऑफ यूएसएसआर, सोवियत यूनियन। क्वेश्चन नंबर 43, हाउ मेनी यूएन रिपब्लिक्स वेर देयर इन यूएसएसआर? यूएसएसआर में कितना रिपब्लिक था? बिना देखिए बता दो आंसर, ऑप्शन नहीं दिखाऊंगा मैं, बोलो क्या होगा आंसर? 15, राइट, 15 था ना। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये बहुत इजी है, इसका आंसर तुम लोगों को पता है ऑलरेडी। तुम लोगों ने अगर अच्छे से डीपली कंसेप्ट बेस्ड में पूरा चैप्टर को अगर अच्छे से स्टडी किया, तो फिर तुम लोगों को आंसर ऑटोमेटिकली मालूम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, इन विच ईयर वाज वार्सो पैक्ट डिसबैंड? डिसबैंड का मतलब होता है बंद कर दिया गया, बैन हो गया। कब हुआ था? तो
कौन से ईयर में? 1991, क्योंकि बाकी का तो ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि वार्सो पैक्ट फॉर्म हुआ ही था 55 में, तो 55 तो होगा नहीं, 62 में तो हुआ नहीं क्योंकि उस समय भी वार्सो पैक्ट था, 89 में तो हुआ नहीं, और 1991 क्योंकि वार्सो पैक्ट वाज बैन आफ्टर द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सॉरी I mean Cold War, right? I mean disintegration of the Soviet Union. So 1991. Next question, question number 45. The collapse of which country is known as the collapse of Second World War? सेकेंड वॉर कौन सा कंट्री को कौन सा कंट्री का जो खत्म होने को ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर का खत्म माना गया है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं, सॉरी, वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड, द्वितीय विश्व। तो आंसर क्या होगा? यूएसए, चाइना, सोवियत यूनियन, जर्मनी। ऑब्वियसली सोवियत यूनियन है, राइट। नेक्स्ट, अब आते हैं हमारा सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन, जो कि असर्टेशन रीजनिंग। तुम लोग को क्या लगा, इसमें भी असर्टेशन रीजनिंग नहीं रहेगा? डेफिनेटली रहेगा, क्योंकि इसमें भी थोड़ा बहुत हमें डिस्कस करना पड़ेगा, एग्जाम में तो आने का चांसेस है ना, तो एक बार में ही मैंने यहाँ पर कवर कर दिया। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 46, जहाँ से असर्टेशन शुरू होता है और स्टेटमेंट भी है कुछ कुछ। ओके, असर्टेशन में देखो, द सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम वाज सेंटर्ड अराउंड द कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, स्टेटमेंट इज ट्रू, असर्टेशन ये ट्रू है। communist parties, okay, and then assertion क्या है? The Soviet citizen had the freedom to form multiple political parties. No, reason is wrong. देखो, reason तो wrong, मतलब statement ही wrong है। पहले देखो, Soviet citizen had the freedom to form multiple political parties. No, that was only single political party. That was what? Which political party? Communist party, right? Bolshevik party भी या फिर communist party बोला जाता है। तो वही पार्टी है जो कि 70 years तक रूल किया है, and there was no any existence of any opposition party. तो मल्टी पार्टी का तो बात ही, सवाल ही नहीं उठता है, राइट? तो रीजन स्टेटमेंट ही रॉन्ग है, रीजन तो छोड़ो, स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो फिर हमारा आंसर क्या निकला? असर्टेशन इज ट्रू एंड रीजन इज रॉन्ग, फॉल्स। तो फिर ऑप्शन में जाओ, देखो, ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी। असर्टेशन इज ट्रू एंड बट रीजन इज फॉल्स, सी इज द करेक्ट आंसर 46 का। 47, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अभी इसको तुम्हें ही करना पड़ेगा तुम लोग को। मैं तुम लोग को 10 सेकेंड टाइम दे रहा हूँ इसका आंसर, इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है प्लीज़। आई वांट यू टू प्लीज़ गिव मी ऑल द आंसर, हाउ मेनी लाइक क्वेश्चंस दैट यू हैव रिस्पॉन्स करेक्टली। तो तुम लोग कितना करेक्टली दे, वो मुझे प्लीज़ बताना, अरेंज करना है। सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान, ठीक है। फिर नंबर 2 में क्या है? फॉल ऑफ बर्लिन वॉल। 3 है डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन एंड 4 रशियन रिवॉल्यूशन। अभी इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मिलाना है, यानी कि कौन सा कब कब हुआ था इवेंट, ठीक है। तो अब देखो, इसको सॉल्व बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे हम लोग, डायरेक्ट ऑप्शन में नहीं जाएंगे। पहले हम लोग इसको हम लोग साइड में तुम लोग को क्या करना है, कॉपी में लिख लेना है। सोवियत यूनियन कब हुआ था? सोवियत इन्वेंशन अफगानिस्तान इन विच ईयर? 1979। फॉलो बर्लिन वॉल इन 1989। डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन इन 1991 एंड रशियन रिवॉल्यूशन इन 1917। तो सबसे पहले कौन सा हुआ क्रोनोलॉजिकली? 1917, यानी कि रशियन रिवॉल्यूशन हुआ है, राइट। तो 4 पहले देखो कहाँ पर है, ऑप्शन सब में तीनों में ही 4 है, तो चलो 4 पहले देख लेते। उसका 4 के बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान 1979, तो वो 1, यानी कि 4 के बाद 1 आएगा। फिर आएगा हमारा फॉलो बर्लिन वॉल 1989, तो 2 आएगा, यानी कि 4 1 2, तो 4 1 2 मिल गया हमारा आंसर, 4 1 2। हाँ, तो डी देखो 4 1 2 और 3 वो भी देख लो, लास्ट में आएगा डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन 1991 3। तो 4 1 2 3 जो कि हमारा डी ऑप्शन में दिया होता है, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्टेशन में क्या दिया हुआ है? शॉक थेरापी ब्रॉट you know that ruin to the economics and disaster upon the people of the former Soviet bloc। तो या दिस इज द कंसिक्वेंसेस ऑफ शॉक थेरापी, ये सच बात है, क्योंकि शॉक थेरापी के बाद क्या हुआ, इकोनॉमी पूरी तरीके से जो फॉर्मर सोवियत ब्लॉक है, यानी कि सोवियत यूनियन के अंदर में रहने वाला जो स्टेट था, वहाँ उनका इकोनॉमिक में पूरी तरीके से रुइन हो गया, ख़त्म हो गया, इवन डिजास्टर आ गया है इस तरीके का, राइट। एंड रीज़न क्या बोला है? शॉक थेरापी वाज ए ग्रेजुअल एंड केयरफुली प्लान इकोनॉमी रिफॉर्म प्रोसेस। तो रीज़न तो गलत, रीज़न तो एकदम बिल्कुल भी सेम नहीं है, ये मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि ये स्टेटमेंट रीज़न ही पूरी तरीके से गलत है। बिकॉज शॉक थेरेपी वाज ए ग्रेजुअल एंड केयरफुली नहीं था।
शॉक थेरेपी क्या था, बहुत ही फास्टर मूड में शॉक थेरेपी को मतलब इम्प्लीमेंट किया गया था, राइट, इस प्रोसेस को, रिफॉर्म को, जिसके कारण ही शॉक थेरेपी जो पूरी तरीके से फॉर्मर सोवियत ब्लॉक का इकोनॉमिक सिस्टम को रूइन कर चुका था, राइट। तो रीजन इज रॉन्ग, यानी कि assertion is true and reason is wrong, then we have the correct answer, we have got that option C, assertion is true and reason is false. Next, मैच द फॉलोइंग, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इस बार आने का चांसेस तो बहुत ज़्यादा ही है, इस बार हम लोग को एमसीक्यू मिल रहा है, राइट, तुम लोग को। ओके, ऑप्शन देखो, ऑप्शन नहीं, तुम लोग को मैच करना है। मिखाइल गोर्बाचोव क्या था, सक्सेसर ऑफ यूएसएसआर, नो। मिलिट्री पैक्ट, नो। इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स, या। ऑप्शन 1C, ठीक है। फिर इस तरीके से पहले मैच कर लो, 1C, फिर शॉक थेरेपी क्या होगा, सक्सेसर ऑफ यूएसएसआर, नो। मिलिट्री पैक्ट, नो। सी तो ऑलरेडी हो ही चुका है, इकोनॉमिक मॉडल, एंड क्या होगा, या इट वाज इकोनॉमिक मॉडल, तो डी, 2 का डी होगा। एंड अच्छा, अभी डायरेक्ट मिला लेते हैं, क्योंकि 2 तो हम लोगों ने मिला लिया ना, बाकी का मिलाने की ज़रूरत नहीं है। 1 का क्या बोला था, सी। 1C कहाँ पर है, ऑप्शन 1C, ऑप्शन ए और बी, सी तीनों में है, वाह, तीनों में दे दिया मैंने ना, बहुत क्रिटिकल हो गया मतलब। ठीक है, अभी चलो 3 ए बी सी अभी है, तो डी को हम एलिमिनेट कर देते, डी हमारा आंसर होगा ही नहीं। ओके, उसके बाद 2 शॉक थेरेपी क्या होगा, डी, तो 2D कहाँ पर है, 2D, अब सी ऑप्शन में नहीं है 2D, राइट, तो ए एंड बी अभी पकड़ लेते, तो सी और डी एलिमिनेट, दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड, बाय द वे, जब भी एमसीक्यू करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ए एंड बी अभी रहा है, ठीक है। आप सी को देखते हैं, यानी कि रशिया का देख लेते हैं एक बार। रशिया क्या था, सक्सेसर ऑफ यूएसएसआर, अभी थोड़ा देर पहले हम लोग डिस्कस किया था, तो 3 इज ए, तो 3A कहाँ पर है, 3A है यहाँ पर, 3A नहीं है ना, ओके, एक्चुअली 3A ही है, बी, हमारा बी करेक्ट आंसर है। देखो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ना थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया था, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। यहाँ पर बी ऑप्शन इज द करेक्ट, ए का हो गया, 2 का हो गया, 1 2 हो गया रोमन में, और वहाँ पर 3 होना चाहिए था, 2 डबल मैंने दे दिया, ओके। एंड बाकी का 4E देख लो एक बार, 4E में क्या है, बोरिस येल्टसिन क्या है, ई मतलब प्रेसिडेंट ऑफ फॉर्मर, सॉरी 4E, राइट, हाँ, प्रेसिडेंट ऑफ द फॉर्मर यूएसएसआर स्टेट, यानी कि रशिया का। और 5 क्या है, वर्षा पैक्ट क्या था, बी, मिलिट्री पैक्ट, ओके फाइन, तो बी इज द करेक्ट आंसर, ओके। बाकी इसमें थोड़ा करेक्शन कर लेना, जो 1C ठीक है, 2D है, और 3 होगा, 3A होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, अब थोड़ा ही बाकी है, कंप्लीट कर देंगे हम लोग। ओके, एसर्टेशन में क्या पूछा है, द एंड ऑफ सोवियत ब्लॉक लीड टू द एमर्जेंस ऑफ न्यू कंट्रीज विद इंडिपेंडेंट एस्पिरेशंस। तो जब सोवियत ब्लॉक एंड हुआ है, तो ये क्या हुआ, इसका एज ए कंसिक्वेंसेस न्यू कंट्रीज एमर्ज हुआ है, एंड विद लॉट्स ऑफ एस्पिरेशंस, इंडिपेंडेंट एस्पिरेशंस, राइट, ये ट्रू है। रीजन क्या बोला, बिकॉज दिस कंट्रीज डिजायर टू मेंटेन क्लोज टाइज विद रशिया ओनली। तो क्या होगा आइडिया, बोलो तो रीजन करेक्ट है, क्या लगता है तुम लोग को, रीजन करेक्ट होगा या नहीं। क्वेश्चन नंबर 50, पहला तो सही है, एसर्टेशन सही है, बिकॉज एंड ऑफ द सोवियत ब्लॉक जब एंड हुआ, तो क्या हुआ, न्यू कंट्री का एमर्ज हुआ है विद इंडिपेंडेंट एस्पिरेशन, मतलब उनका एक एस्पिरेशन था, होप था, राइट, चाह था। बट रीजन क्या बोला है, दिस कंट्रीज डिजायर टू मेंटेन क्लोज टाइज विद रशिया, नो 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 नो, ओनली थोड़ी ना रशिया के साथ, अलग कंट्री भी तो था, तो रीजन इज फॉल्स। तो फिर एसर्टेशन ट्रू एंड रीजन फॉल्स, कहाँ है, सी, एसर्टेशन इज ट्रू एंड बट रीजन इज फॉल्स, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51, assertion reasoning again. Assertion क्या बोला, India maintain good relations with post communist countries due to the shared interest and benefits. Yeah, this is true. ये आप लोगों ने रिलेशन में देखा था, राइट। बट रीजन क्या बोला, बिकॉज द पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज वेर प्राइमरीली इंटरेस्टेड इन मिलिट्री अलायंसेस विद इंडिया। क्या होगा, यस, पोस्ट कम्युनिस्ट जो कंट्री है, देवर प्राइमरीली, उनका मेन प्राथमिक तरीके से क्या था, इंटरेस्टेड था इन मिलिट्री अलायंसेस, किसके साथ, इंडिया के साथ। तो ये, तो फिर ये दोनों ही करेक्ट है। देखो रीजन को देख लो, पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज जो है वो आर प्राइमरीली इंटरेस्टेड इन मिलिट्री अलायंस विद इंडिया, एंड दिस इज द रीजन व्हाई इंडिया मेंटेन गुड रिलेशन विद पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज, या ट्रू। तो फिर क्या होगा, ए होगा, बोथ एसर्टेशन एंड रीजन आर ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 एंड 53, लास्ट 2 ही क्वेश्चन है अभी।
विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ शोभित इकोनॉमी इज रॉन्ग। मतलब शोभित इकोनॉमी के बारे में तो हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, शोभित इकोनॉमी किस तरीके का था नेचर या फिर फीचर्स, तो ये हमें पता चल जाएगा। शोभित इकोनॉमी कैसा था कि सोशलिज्म वाज द डोमिनेंट आइडियोलॉजी, बी स्टेट ओनरशिप, रॉन्ग पूछा है ना, तो सोशलिज्म वाज द डोमिनेंट आइडियोलॉजी, यस ये ट्रू है, तो ये रॉन्ग नहीं है, रॉन्ग हमें रॉन्ग फाइंड आउट करना है। बी स्टेट ओनरशिप कंट्रोल एग्जिस्टेड ओवर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये भी ट्रू है, सही है, ये रॉन्ग नहीं है। पीपल एंजॉयड इकोनॉमिक फ्रीडम, नो दिस इज रॉन्ग, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। पीपल एंजॉयड इकोनॉमिक फ्रीडम, नो पीपल को उतना ज़्यादा इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं दिया गया, राइट। एंड डी भी देखो सही है, एवरी एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमी वॉज प्लान एंड कंटेन बाय द स्टेट, सब स्टेट के द्वारा था, कंटेन था। ओके तो फिर 52 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी, पीपल एंजॉयड इकोनॉमिक फ्रीडम। 53 द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस स्लाइड, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटकम ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर, यानी कि ये कॉन्सिक्वेंसेज वाला क्वेश्चन है, कौन सा कॉन्सिक्वेंसेज नहीं है, आउटकम का मतलब होता है कॉन्सिक्वेंसेज। तो यूएसएसआर डिसइंटीग्रेशन होने के बाद क्या क्या हुआ, एंड ऑफ आइडियोलॉजिकल वॉर बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर, हाँ ये हुआ, तो फिर ये तो आंसर होगा नहीं क्योंकि ये है, हमें नो बोला है ना, नॉट बोला है। तो बर्थ ऑफ सीआईएस, नहीं ये भी नहीं होगा। चेंज इन बैलेंस ऑफ, क्योंकि ये सही है, बर्थ ऑफ सीआईएस इज ट्रू, ये ट्रू है। चेंज इन बैलेंस ऑफ पावर इन वर्ल्ड ऑर्डर, हाँ ये भी चेंज हुआ क्योंकि यूएसएसआर खत्म हो गया, ओनली यूएसए एज ए सोल सुपर पावर एग्जिस्ट हुआ था, राइट। तो डी देखो, क्राइसिस इन मिडिल ईस्ट, नो ये ट्रू नहीं है, मतलब ये सच नहीं है। तो फिर ये नॉट, मतलब ये नॉट होगा, मतलब कुछ इज नॉट पूछा है ना, तो दिस इज नॉट द आउटकम। तो 53 का करेक्ट आंसर होगा डी। ओके तो विद दिस हमारा ये वीडियो आज यहाँ पर ही हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो कैसा लगा तुम लोग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एटलीस्ट मुझे कैसा वीडियो हुआ वो मत बताओ, बट एटलीस्ट आई वांट टू नो दैट लाइक हाउ मच यू पीपल हैव अटेम्प्ट करेक्टली, कितना क्वेश्चन तुम लोगों ने करेक्टली अटेम्प्ट किया, कितना तुम्हारा करेक्ट हुआ है, एटलीस्ट 50 आउट ऑफ 52 में कितना तुम लोगों ने करेक्ट किया है, उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ इफ़ यू लाइक माई चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब करो, शेयर कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। एटलीस्ट जो स्टूडेंट जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कत है, प्रॉब्लम हो रहा है MCQs में, तो एटलीस्ट दे कैन लर्न समथिंग। ओके देन सी यू सून इन नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।